नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। लगभग 127 धाराएं हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके आगे की धाराओं के बारे में। देखिए, आज अपन इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। मैंने आपको बताया था 140 धाराएं हैं टोटल, तो वो अपने को आज की तारीख के अंदर खत्म कर लेंगे। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा इनके अंदर दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। और मेरे हिसाब से जितनी धाराएं पूछी जा सकती थी, वो शुरुआत के 101 से लेकर 110 तक की धाराएं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मतलब इस चैप्टर में से। क्योंकि आगे वाले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ समझने वाले हैं कि आप कुर्की का नोटिस कैसे निकालोगे, कुर्की कैसे की जाएगी, कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें, ज्यादा बड़ा इसके अंदर कोई भी विशेष प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 अपन पढ़ते हैं। देखिए, 127 नंबर धारा अपन कल कर चुके थे मेरे हिसाब से। वापस से देख लेते हैं इसी लास्ट धारा को। करों को वसूल करने का कर्तव्य। सिंपल सा पूछा गया है, जो भी नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी टैक्स लेगी वो कैसे लिया जाएगा, उसको लेने का दायित्व किसका होगा, कौन उस पर काम करेगा, है ना, उसके बारे में। देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उससे बोलेंगे कि आप एक काम करो, नगर पालिका के लिए टैक्स वसूलो। आप क्या करोगे, काम करोगे। ये चाहे तो अपना काम क्या दे सकते हैं, किसी अन्य अधिकारी को दे सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मेरा कोई काम है करने के लिए कि आपको ये काम करना है, अब मैं चाहूं तो मैं अपना काम किसी अगले पर्सन को दे दूं। तो ये पावर दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत किसे दी गई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दी गई है। सिंपल सी बात क्या है, कर वसूलने के लिए कर्तव्य किसका होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी, तो किसकी होगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। किसकी होगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ की होगी। और अगर वो चाहे तो वो इसके लिए क्या कर सकता है, किसी अन्य पर्सन को दे सकता है कि आप एक काम करोगे, हमारी जगह पर जाकर के कर वसूलने का काम करोगे। समझा कितनी बात। चलो आगे देखते हैं। कल अपन 127 आई गेस पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं अपन 128 नंबर धारा। क्या कहा गया है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। सिंपल सी बात है, कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना का मतलब ये है कि आपको जैसे मान लो मैं एक नगर पालिका अधिकारी हूं, मुझे आपसे टैक्स लेना है। ठीक है, तो टैक्स लेने के लिए मैं आपको कैसे करूंगा, जाके फोन कर दूं भाई टैक्स जमा करा के जाए, ऐसे थोड़ा कहूंगा मैं आपको। मैं एक प्रॉपर से क्या करूंगा, उसका एक पूरा पूरा फ्रेमवर्क तैयार करूंगा। उसके अंदर हर एक चीज की जानकारी दूंगा कि इस टाइम पीरियड का टैक्स लिया जा रहा है, इस चीज का टैक्स लिया जा रहा है, इतनी अवधि का टैक्स लिया जा रहा है, इतना आप पे टैक्स बन रहा है, इस प्रॉपर्टी का टैक्स लिया जा रहा है ना। हर चीज की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद ही क्या करूंगा, मैं आपसे टैक्स वसूल सकता हूं। तो सिंपल से यही बताई गई है, कर या कोई राशि जो इस कानून में दे हो, नगर पालिका द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति को राशि का बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, बिल दिया जाएगा कि आप उत्तरदायी व्यक्ति हो, आपसे हमें क्या करना है, टैक्स लेना है। तो आप क्या करोगे, आप हमारे को टैक्स दोगे, तो ये आपका है बिल। सिंपल सी बात है, जैसे होटल में जाते हैं, हमको बिल प्रस्तुत किया जाता है, आपने ये खाया है, इतना इतना खाया है, ऐसे से खाया है, तो अब आपको क्या करना है, इसका बिल पे करना है। सेम टू सेम बात यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति से अपने को कर लेना है, उस व्यक्ति को हमें क्या देना पड़ेगा, नगर पालिका द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति को हमें एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा कि भाई साहब आप क्या करो, हमारे को इतना इतना पैसा देना है। ये कौन सी धारा है, 128 नंबर। धारा नंबर कौन सी होगी, 128 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, धारा नंबर 129। धारा नंबर 129 क्या कहते हैं कि बिल की अंतर वस्तु। भाई आप सिंपल सा देखो, अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था, आगे की धाराएं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लायक है ना, ऐसे याद करने लायक है भी नहीं। क्यों, क्योंकि अब आप सिंपल सा एक समझो कि आप किसी होटल में गए, वहां पे जाके आपको बिल दे दिया। अब आप किसी लोकल होटल में जाओगे तो आपको सीधा बता देगा भैया इतना इतना, अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया, 680 रुपये हो गए। लेकिन वहीं आप अगर आप किसी ढंग के होटल में जाओगे तो बकायदा रिसिप्ट होगी, आपका नाम होगा, आपका फोन नंबर होगा, आपने कितना कितना सामान लिया है, उस सामान का रेट क्या है, उस पर डिस्काउंट क्या है, वेट कितना लगा है, टैक्स कितना लगा है, हर एक चीज की प्रॉपर जानकारी होगी। वो बिल आपको ला के दिया जाएगा, उसको क्या करोगे, आप भुगतान करोगे। तो ये भी सरकारी काम है। सरकारी काम क्या होगा, पूरा पूरा फॉर्मेट में होगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो आपको 127 धारा के तहत आपको जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखोगी, वो सब कहां लिखा हुआ है, 129 के, सॉरी 128 के अंदर जो आपको बिल प्रस्तुत किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें वो किसके अंदर लिखी जाएगी, 129 नंबर धारा में लिखी जाएगी। बिल में निम्न चीज का विवरण होगा। पहला विवरण क्या होगा, समय अवधि। भाई आपको बताया जाएगा कि आपका जो हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं वो 2000, मान लो 2020 से लेकर 2021 तक का कर रहे हैं, जनवरी 2022 से लेकर के हम जनवरी 2023 तक का कर रहे हैं, या जो भी होगा टाइम फ्रेम आपको क्या दिया जाएगा, प्रॉपर दिया जाएगा। संपत्ति का विवरण दिया जाएगा कि हम इस संपत्ति के लिए टैक्स ले रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है, ये क्यों बताया जाएगा उनको।
भाई सिंपल सी बात है, आप संपत्ति के लिए टैक्स बताओगे उसको कि भाई इस संपत्ति के लिए टैक्स लिया जा रहा है, कल को संपत्ति उस बंदे की हुई ना, फिर क्या करेगा? तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एक एक चीज का विवरण दिया जाता है उसको कि भाई ये आपकी संपत्ति है, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने हैं आपको, इसका टैक्स देना है आपको। समझ आई चीजें? तो संपत्ति का क्या दिया जाएगा, विवरण दिया जाएगा। यहाँ तक यही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, अपील की समय सीमा। मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर किसी व्यक्ति को आपने क्या किया, एक नोटिस दे दिया कि आपको इतना टैक्स देना है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है, मतलब अपील कर सकता है ना? बताया था कि नगर परिषद का किसके पास जाएगा, नगर निगम का किसके पास जाएगा, है ना? अगर वो व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है, अपील दर्ज कर सकता है। तो उसकी अपील की समय सीमा भी उसको बताई जाती है उसके अंदर ही। आज इतनी तारीख को हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप इतनी तारीख के अंदर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो टैक्स के लिए। अदरवाइज आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो आप क्या क्या चीजें लिखोगे, समय अवधि कि हम कौन सी समय अवधि का टैक्स ले रहे हैं। नंबर 2 बात, संपत्ति का विवरण कि हम इस फलाने फलाने प्लॉट का, इस चीज का, यहाँ की चीज का, यहाँ की चीज का, हर चीज का वो क्या करेंगे इसके अंदर विवरण देंगे। अपील की समय सीमा बताई जाएगी, अपील की समय सीमा क्या क्या है। नेक्स्ट, भुगतान न करने पर उत्पन्न होने वाले दायित्व आपको सिंपल सा बता दिया जाएगा कि अगर आपने आज की जो सेशन है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपका बता रहे हैं आप लोगों को कि किस किस चीज पे आपको टैक्स देना है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो फिर आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये भी दायित्व आपको क्या कर दिए जाएंगे, इसी नोटिस के अंदर, इसी बिल के अंदर प्रस्तुत कीजिए कर दिए जाएंगे। समझाई चीजें? देखो 128 नंबर धारा क्या कहती है कि जिस व्यक्ति से भी अपने को टैक्स लेना है ना, हम क्या करेंगे, उसको जानकारी देंगे, उसको लिखित में बिल पकड़ाएंगे। आप क्या करो, हमारे को टैक्स दो भाई। दे दिया, बिल दे दिया हमने। 129 में क्या बताया गया है कि उस बिल के अंदर लिखा क्या क्या होगा। तो लिखा क्या क्या हो सकता है, आप खुद का अंदाजा लगा के देखो क्या लिखा हो सकता है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको बिल है, आपको टैक्स भरना है, आप सोचो क्या चीजें हो सकती है उसके अंदर। सिंपल सा होगा, नाम पता होगा मेरा। नंबर 2 बात पे अगर मैं सोचूं कि क्या क्या तो जानकारी होगी, किस संदर्भ में बिल है, विषय सब्जेक्ट कुछ ना कुछ लिखा होगा, डेट वगैरह बताई होगी। अगर मैं नहीं ये भरूंगा तो उसके खिलाफ मेरे साथ कार्रवाई क्या हो सकती है, मैं कितने दिनों में अपील कर सकता हूँ, ये सारी सारी चीजें लिखी होगी। बस ये चीजें यहाँ बताई गई है ना? क्या चीज है, धारा 129 क्या कहती है, बिल्कुल सिंपल सी धारा है कि जब आपको बिल प्रस्तुत किया जाएगा 128 के तहत, उसके अंदर चीजें क्या लिखी लिखी होगी, वो किसके लिखा गया 129 के अंदर। समय अवधि, संपत्ति का विवरण, अपील की समय सीमा, भुगतान न करने पर होने वाले दायित्व भी, अगर आपने भुगतान नहीं किया तो आपके साथ साथ क्या क्या पंगे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, धारा नंबर 130, मांग का नोटिस। क्या है, मांग का नोटिस, इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। यदि किसी व्यक्ति को बिल प्रस्तुत किया गया है और 15 दिन के अंदर नगर पालिका को भुगतान नहीं करता है तो मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। अगर आपको जैसे मान लो नोटिस दे दिया गया कि आपको क्या करना है, टैक्स भरना है, आपको डेट बता दी कि ये 15 जनवरी है ना, 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, आपका टैक्स भरना है, या 1 जनवरी तक आपको क्या करना है, टैक्स भरना है। आपने 1 जनवरी को टैक्स नहीं भरा, 2 को नहीं भरा, 3 को नहीं भरा, 4 को नहीं भरा, 15 तक आपने क्या किया, टैक्स नहीं भरा। इसके बाद आपके खिलाफ क्या जारी हो सकता है, एक नोटिस जारी हो सकता है, मांग का नोटिस। क्या जारी हो सकता है, मांग का नोटिस जारी हो सकता है कि आपने क्या नहीं किया है, बिल नहीं भरा है, आपका अपना टैक्स नहीं भरा है, तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, मांग का नोटिस जारी हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। धारा नंबर 130 सिंपल है। पहले क्या करेंगे, हम आपको एक बिल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरा, उस बिल में क्या क्या लिखा होगा। तीसरा, अगर आपने समय अवधि के अंदर वो टैक्स नहीं भरा तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ एक मांग का नोटिस जारी कर देंगे। तो आपने बिल नहीं भरा, आपको नोटिस जारी हो गया। समझाइए, नोटिस जारी हो गया। भी प्रोसीजर बताया जा रहा है, आप एक हायरार्की समझो इसकी, वो कहते हैं क्रोनोलॉजी समझो कि सबसे पहले क्या होगा, आपको बिल प्रस्तुत किया जाएगा, बिल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होगी, उसके जो बिल की चीजें लिखी होगी उसके बारे में बताया गया। अगर आप टाइम पीरियड में नहीं भरते हो तो उसका क्या परिणाम निकल सकता है। धारा नंबर 131, किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है। आपके खिलाफ अगर मान लीजिए आपने नहीं भरा, आपके खिलाफ मांग जारी हो चुकी है, ठीक है, आपके खिलाफ कार्रवाई अब होगी। किन किन मामलों के अंदर कार्रवाई जारी हो सकती है ये बताया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, मान लीजिए मेरे को 15 तारीख का नोटिस मिला था, 1 तारीख को मिला था कि आपको 1 तारीख तक पैसे भरने हैं, मैंने 15 तारीख पैसे नहीं भरे, अब मेरे खिलाफ मांग नोटिस जारी हो गया। अब जारी होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जाके अपील कर सकता हूँ। अपील क्या कर सकता हूँ, मैं जाके अपने अधिकारी को बता सकता हूँ कि देखिए मेरी वित्तीय स्थिति थोड़ी खराब है, मैं अभी पैसे नहीं भर सकता, मैं थोड़ा टाइम रुक करके आपको अपने आप पैसे भरवा दूंगा। एक तो मैंने ये सुझाव दे दिया। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि नहीं करते, कि चलो एक बार के लिए आपके खिलाफ हम कोई भी वारंट जारी नहीं करते हैं। दूसरा, मैं जाकर के बोल दिया कि साहब देखो मेरी तबीयत खराब थी, या मेरे घर में किसी की मर्ग हो चुकी है, या मेरे घर पे एक्सीडेंट हो चुके हैं,
या कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं अभी पैसे नहीं भर सकता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको एक बार के लिए रियायत दे दी जाती है। या तीसरा अगर कोई बंदा बोल दे कि मेरे घर पे नोटिस जरूर आया था, लेकिन सर मैं तो आउट ऑफ इंडिया था, मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे तैसे करके थोड़े दिनों के अंदर ही आपको पैसे या टैक्स भर दूंगा। ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन कंडीशन के अंदर कभी भी आपके खिलाफ वारंट जारी नहीं होगा। अब ये बताया गया इसके अंदर कि आपके खिलाफ वारंट तो जारी होगा, लेकिन किन मामलों में वारंट जारी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति मांग के नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर निम्न कार्रवाई नहीं करता है तो वारंट जारी किया जा सकता है। पहली बात तो ये। अच्छा, कब कब नहीं होगा, मांगी गई राशि का भुगतान कर दिया तो, किसी व्यक्ति ने जैसे अपन ने मांग नोटिस जारी किया तो उसने भुगतान कर दिया कि लो साहब पैसे ले लो, तो हम उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकते। या बंदा क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील अभी मैंने आपको बताई दी थी। अपील क्या क्या है, भुगतान न करने का कारण बता दिया मैंने उसको या अधिकारी को, और उससे वो संतुष्ट भी हो गया। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए किसी घर पे मर्ग हो चुकी है, 1 तारीख को नोटिस आया, 1 तारीख को उसी घर पे मर्ग हुई, तो 12 दिन तो वैसे ही उसके अंदर बिजी है। या 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को मर्ग होगी, तो वो पूरा उसका तो सारा दिमाग ही उसके अंदर लगा हुआ है, उसको थोड़ा नोटिस याद आएगा। उस कंडीशन के अंदर ये जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, सीएमओ हो या फिर अधिकृत अधिकारी हो, अगर वो उनकी बातों से संतुष्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपको आपके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन होगी, या तो क्या कर दे, पैसे भर दे, आपके खिलाफ वारंट जारी नहीं होगा। या फिर क्या करे, जो भी आपका अधिकृत अधिकारी है उसको आप संतुष्ट कर दे कि भाई हमने इस वजह से क्या किया, आपका ये चालान वगैरह नहीं भर पाए, हम जल्द से जल्द आपको क्या करेंगे, टैक्स भर देंगे। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, वारंट। अब बात करते हैं वारंट कैसे कैसे जारी होता है, उसके अंदर चीजें क्या क्या होती है। वारंट सीएमओ द्वारा, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर द्वारा कानून की 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जमा कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा, 5वीं अनुसूची के तहत। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कौन सी अनुसूची के तहत जमा कराया जाएगा। जो वारंट होगा वो कैसे होगा, 5वीं अनुसूची के तहत क्या किया जाएगा, उसको जारी किया जाएगा। समझाई चीजें। नेक्स्ट है, वारंट वसूली कुर्की संपत्ति के विक्रय के लिए हो सकता है। वारंट सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके ये भी हो सकता है कि आपकी जो संपत्ति है ना उसको कुर्की किया जाएगा, आपकी संपत्ति क्या किया, नीलाम किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। उससे आपने जितना जितना आपका टैक्स बकाया उस हिसाब से आपसे क्या किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। भले आपकी प्रॉपर्टी से लें, चाहे आपकी चल संपत्ति से लें, चाहे आपकी अचल संपत्ति से लें, वारंट जारी हो सकता है। समझाई बात। नेक्स्ट क्या है, अगर वारंट 3 वर्ष बाद जारी नहीं किया गया, मान लीजिए मेरी जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे को आया था 2020 के अंदर कि आपको जनवरी के अंदर क्या करना है, नोटिस भेज दिया गया कि आपको आपका इतना टैक्स है, मान लीजिए 50,000 रुपए टैक्स है ना, या 5 लाख रुपए टैक्स, आपको 5 लाख रुपए टैक्स भरना है। आपने आगे टैक्स नहीं भरा, नगर पालिका के भी दिमाग में नहीं आया, या काम ज्यादा था, या कहीं स्किप हो गया, या कोई भी मिस्टेक होगी कि आपके खिलाफ नोटिस नहीं भेज सके। मान लीजिए उनको 4 साल तक याद ही नहीं आया, तो ये कानून कहता है कि आप 3 साल बाद में इनके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकते। अगर आपने जो नोटिस पीरियड दिया हुआ है उसके अगर 3 साल हो चुके हैं, तब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है, तो आप इसके खिलाफ बाद में वारंट जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर लिखी है। क्या लिखा हुआ है, वारंट 3 वर्ष के बाद जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने वारंट जारी नहीं कर सकते तो अब मैं भरूंगा भी नहीं, बिल ही नहीं भरूंगा, अपना टैक्स नहीं भरूंगा। टैक्स अभी भराया जा सकता है, लेकिन टैक्स अब किस फॉर्म में भराया जाएगा, जैसे राजस्थान के भू राजस्व कर होता है उसके हिसाब से। क्या लिखा गया है, वारंट 3 वर्ष बाद जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष बाद भी वसूली की जा सकती है। 3 वर्ष बाद वसूली भू राजस्व के रूप में की जाएगी। किसके रूप में की जाएगी, भू राजस्व के रूप में की जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, वारंट पर सीएमओ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। किसके आवश्यक होने चाहिए, वारंट के ऊपर हस्ताक्षर सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हस्ताक्षर आवश्यक है, तभी वो वारंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद अपन वापस इसको रिवीजन कर लेंगे। यदि संपत्ति नगर पालिका की सीमा में हो तो वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाता है। देखो, ये जो वारंट जारी होता है वो किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से नहीं होता है। ये जो वारंट जारी होता है ये एक अधिकारी के नाम से होता है। कि आप जैसे मान लो एक नगर पालिका है, क्या मान लो एबीसीडी नगर पालिका ना, एबीसी कोई नगर पालिका है, इसके आप एक व्यक्ति है, इसके खिलाफ हमें क्या करना है, वारंट जारी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके इसी एक अधिकारी के नाम पे क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे। आप जाके कार्रवाई करो। किसके नाम पे जारी करेंगे, जाके किसी भी एक अधिकारी के आप नाम पे वारंट जारी करोगे कि आप जाके इस पे कार्रवाई करोगे। अच्छा, मान लो ये बंदा अपने यहाँ पे नहीं है, ये बंदा यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, फिर क्या किया जाएगा। अगर बंदा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर है
और वहां पे कोई अन्य नगर पालिका है, तो हम क्या करें, जो वारंट जारी होगा वो किसके नाम से जारी होगा, यहाँ के बड़े अधिकारी के रूप में जारी होगा, यहाँ का जो सीएम होगा उसके नाम से जारी होगा, कि या यहाँ का जो अधिकृत अधिकारी होगा उसके नाम से वारंट जारी होगा कि आप क्या करो, इससे पैसा कलेक्ट करो और हमारे को ला करके दो। अगर मान लेते हैं ये बंदा किसी नगर पालिका में है ही नहीं, किसी गांव में बैठा है, कहाँ बैठा है, किसी गांव में बैठा है, तो उस समय पे कलेक्शन कौन करेगा, उस समय पे ये वारंट जारी होगा तहसीलदार के नाम पे। कौन करेगा, तहसीलदार के नाम पे, कि साहब ये बंदा था, ये यहाँ पे था, इसका यहाँ पे टैक्स बकाया, ये आपके गांव में रह रहा है, आप क्या करो, इससे टैक्स वसूल करके आप हमारे को दो। तो समझिए कंडीशन क्या क्या है। अब देखो, यदि संपत्ति नगर पालिका की सीमा में हो तो वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। यदि संपत्ति नगर पालिका सीमा से बाहर हो तो संबंधित नगर पालिका के सीएमओ को या तहसीलदार को। तहसीलदार को कब किया जाएगा, वो बाहर तो है लेकिन अभी वो किसी गांव के अंदर बैठा है ना, अभी गांव के अंदर रह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दिया जाएगा किसके नाम पे, तहसीलदार के नाम पे। समझाई चीजें, देखते हैं देखते हैं यहाँ तक वापस एक बार बताता हूँ आप लोगों को। देखो सिंपल सी बात है, क्या बताई गई है चीजें। पहला ये बताया गया था आपको कि जो वारंट, पहले आपको बिल प्रस्तुत किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बिल प्रस्तुत किया जाएगा कि भाई साहब आपका इतना इतना बकाया है, आप क्या करो, एक काम करो, फटाफट से अपना बिल पेमेंट, जितनी पेमेंट है पेमेंट पूरी पूरी भरो। फिर दूसरे नंबर पे अगली धारा में क्या देखा हमने कि जैसे ही बिल प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएगी, तो इस बिल के अंदर खूब सारी चीजें लिखी जाएगी, जैसे उसका नाम, बिल की जो समय सीमा है, बिल की समय सीमा वो दी जाएगी। इसके साथ में और क्या क्या चीजें होगी, इसके अंदर और चीजें हो सकती है जैसे कि टैक्स कितना बन रहा है, वो संपत्ति, है ना, हर चीज का विवरण दिया जाएगा। विवरण दे दिया। नेक्स्ट धारा के अंदर हमने देखा कि अगर मान लीजिए फिर उसको नोटिस दिया जाता है कितने दिनों के अंदर भरना है, मान लो 15 दिन के अंदर भरना है, अगर 15 दिनों के अंदर बंदा नहीं भर पाता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, क्या जा सकता है, मांग नोटिस जारी किया जा सकता है। अब बंदे के खिलाफ मांग नोटिस जारी हो गया तो उसके पास क्या 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 ऑप्शन है, कुछ एक ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन का यूज करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या जारी हो जाएगा, वारंट जारी हो जाएगा। मांग मांग नोटिस जारी होने के बाद उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो अपील कर दे, या तो सिंपल सी बात है पेमेंट कर दे, भुगतान कर दिया उसने तो उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं होगा। या वो करे, क्या करे, सीएमओ या फिर जो भी अधिकारी है, जो भी उस फील्ड का अधिकारी है, असाइन अधिकारी है, उस अधिकारी को जाकर के अपनी पूरी पूरी समस्या का विवरण दे दे, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, आपका भुगतान नहीं कर पाया, लेकिन मैं थोड़े टाइम के अंदर क्या कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, तो आप क्या करो, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई मत करो। तो अगर ये अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो भी आपके खिलाफ वारंट जारी नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर मान ये कंडीशन तो होगी, जारी हो कब हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी जारी होने के बाद में। तो जारी होने के अंदर हमने सिंपल सी बात देखी थी कि जारी किस प्रकार से होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे है ना, नगर पालिका है, ये नगर पालिका है, इसके अंदर कोई व्यक्ति है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, वारंट जारी करना है, तो हम क्या करेंगे, अधिकारी असाइन करेंगे, इस अधिकारी के नाम पे क्या होगा, वारंट जारी होगा, और ये अधिकारी क्या करेगा, इस पे कार्रवाई करेगा। लेकिन ये व्यक्ति अगर इसके अंदर नहीं है, नगर पालिका के अंदर है ही नहीं और नगर पालिका से बाहर बैठा है, तो ये जिस किसी भी नगर पालिका में होगा उसके सीएमओ के नाम से ये जारी करेंगे क्या, वारंट किया, आप जाकर किसी बंदे से क्या करो, कार्रवाई करो और यहाँ से क्या करो, आप हमें कलेक्शन करके दो। अगर ये बंदा किसी अगर नगर पालिका में न बैठ के किसी गांव में बैठा है तो उस पर क्या होगा, तहसीलदार के नाम पे जारी होगा, क्या होगा, तहसीलदार के नाम पे। मतलब आप भागो कहाँ तक भाग सकते हो, हम आपसे कलेक्शन करके देंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, तहसीलदार के नाम पे उसके बाद में शुरू कर दिया जाता है। समझाइए यहाँ तक चीजें, यहीं तक अपने पढ़ा था आई गेस, ये चीजें पढ़ ली थी अपने। अब देखते हैं धारा नंबर 132। धारा नंबर 132 क्या करती है, वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया, उसके अंदर ताला लगा के मैं तो भाग गया वहां से, कर लो जो करना, कुर्की कर लो। अब क्या करोगे भाई, ताला लगा के आप चले गए हो तो किसी घर में तो घुस नहीं से रहे। ये अधिनियम क्या पावर देता है कि अगर ऐसे कंडीशन कोई आती है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ताला लगा करके उसको पूरा बंद करके सीज करके खुद क्या हो गया, फरार हो गया वहां से, पूरा सामान उसके अंदर ही पड़ा है, तो ये धारा 132 नंबर धारा क्या देती है, पावर देती है उस अधिकारी को कि वो क्या कर सकता है, जमीन को कुर्क करने के लिए, उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए बलपूर्वक उसके घर में प्रवेश कर सकता है। चाहे ताला लगा तो ताला तोड़ सकता है, दरवाजा लगा तो दया को बुला के दरवाजा तोड़वा सकता है, और खिड़की लगी तो खिड़की तोड़ के अंदर घुस सकता है, जहां कहीं से भी उसको रास्ता मिले वो अंदर प्रवेश कर सकता है। ये किसके अंदर कहा गया है, धारा नंबर 132 के अंदर।
लेकिन किसके अनुरूप? ध्यान रखना दो चीजों के बारे में, इस धारा के अंदर सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, एक तो नियम के अनुरूप होना चाहिए हर एक काम। नियम के अनुरूप कैसे? जैसे कि अगर मान लो कोई महिला के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मान लो कोई महिला के नाम पे, महिला अंदर बैठी है, गेट नहीं खोल रही है, हमें तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहली बात तो ये कि हम उसको, अगर महिला है तो, महिला तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर रूप से नोटिस देंगे कि भाई 3 घंटे का टाइम है, माता जी आप बाहर आ जाइए, हमें ये प्रॉपर्टी कुर्क करनी है, तो आप एक काम कीजिए जल्दी जल्दी, 3 घंटे का टाइम। अगर 3 घंटे महिला नहीं हटती है तो हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर 3 घंटे में हट गई है तो ठीक है, नहीं हटेगी तो हम ये वापस प्रक्रिया अपना सकते हैं, गेट वेट तोड़ करके किसी भी अंदर जा सकते हैं। नंबर 2 बात, कोई भी कंडीशन हो, आप सूर्य उदय के बाद में कार्रवाई करोगे या फिर सूर्य अस्त से पहले पहले। कुल मिलाकर मोटा मोटा तौर पर देखें तो आप रात को कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना। दिन के उजाले के अंदर ही आपको जितनी भी कार्रवाई सारी सारी आप दिन के उजाले में ही कर सकते हो। समझा चीजें यहाँ तक? अब इसको पढ़ते हैं। केवल नियमों के अनुसार ही संपत्ति में प्रवेश किया जा सकता है अगर बलपूर्वक करना हो तो। उच्च अधिकारियों की अनुमति आवश्यक है, वो तो सिंपल सी बात है, वारंट जारी करके देंगे तभी जाएंगे, ऐसे तो कौन जाएगा, जूते मारेंगे। सूर्योदय के बाद या फिर सूर्यास्त से पहले कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आप क्या करना है कि कुल मिलाकर रात को कार्रवाई नहीं करनी है आपको, दिन के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हो, दिन के उजाले के अंदर कार्रवाई हो सकती है। खिड़की दरवाजे ताले तोड़े जा सकते हैं, अगर कोई ताले लगा के भाग गया तो ताला तोड़ दो, दरवाजा बंद कर रखा है अंदर से दरवाजा तोड़ दो, खिड़की अंदर से बंद कर खिड़की तोड़ दो, जहां से भी पॉसिबल हो उसके आप पहुंच सकते हो, दिन के उजाले के अंदर आप अंदर प्रवेश कर सकते हो जमीन की कुर्की के लिए, अगर वारंट जारी हो चुका है तो। नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि महिला घर में है, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी महिला से संबंधित है और महिला ने क्या कर रखा है, खुद को अंदर बंद कर रखा है, बाहर आ ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में दरवाजे तोड़ने से पहले महिला को 3 घंटे का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, ताकि वो वहां से हट जाए। भाई माता जी आपका जो पर्सनल सामान है उठाओ और यहाँ से आप निकलो एक बार के लिए, हमें कार्रवाई आगे की करनी है। धारा नंबर 132 क्या कहती है? धारा नंबर 132 कि वारंट का निष्पादन करने के लिए आप बलपूर्वक क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो। यहाँ तक ये बात मेरे साथ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं धारा नंबर 133, वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या होगी? क्या होगी? वारंट को निष्पादित करने की रीति क्या होगी? किस प्रकार से, मतलब कुल मिलाकर निष्पादित करना, आप ऐसे बड़े बड़े शब्दों मत जाओ, सिंपल सी बात, जब आपको ये वारंट आपने कुर्की करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? निष्पादित का मतलब प्रक्रिया समझ लो। संबंधित व्यक्ति को चल, जंगम, स्थावर संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। सिंपल सी बात है, चल या अचल, मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति होगी, उसका क्या किया जा सकता है? कुर्की की जा सकती है। भाई चल संपत्ति किसे कहते हैं? तो कोई संपत्ति है जिसको एज इट इज वैसी वैसे उठा करके दूसरी जगह पे ले जाया जा सके, जैसे आपका, जैसे बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कुर्सी होगी, है ना। ये चीजें हम क्या कर सकते हैं? वैसा वैसे उठा करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं चल संपत्ति। गाड़ी होगी, है ना, बैटरी होगी, मोबाइल हो गया। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम वैसी की वैसी हालात में नहीं ले जा सकते हैं, जैसे जमीन होगी, आप प्लॉट कहाँ से उठा के लेके जाओगे किसी का, या आप अगर बात है कुछ बिल्डिंग है, बिल्डिंग को उठा कर कैसे लेके जाओगे? पर हाँ, कुछ एक अपवाद है, आप कहोगे कि सर आजकल तो जैक प्रणाली चल रही है, जैक प्रणाली चल, लेकिन अपन उसको उठा सकते हैं, है ना, ज्यादा दूर तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन फिर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसी को फिर भी हम किस में मानेंगे? अचल संपत्ति के अंदर ही मानेंगे। तो क्या किया जा सकता है? संबंधित व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की क्या की जा सकती है? कुर्की की जा सकती है। कुर्की किसी भी संपत्ति की हो सकती है, कुर्की किसी भी संपत्ति की हो सकती है, चाहे चल हो, चाहे अचल हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर हो। जंगम स्थावर एक ही बात है, यानी कि जंगम बोलते हैं, स्थावर होगी मतलब अचल, और जंगम होगी जंगम होगी चल, ठीक है। किसी भी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे किस किस चीज की कुर्की नहीं की जा सकती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 134, वही है, कुर्क की गई संपत्ति विशेष मामलों में विक्रय। यदि संपत्ति को संभाल कर रखने का व्यय अत्यधिक हो, संपत्ति शीघ्र होने की संभावना हो, संपत्ति को बेचा जा सकता है। मान लीजिए कोई संपत्ति ऐसी हो, इसको आपने कब्जे में तो कर लिया, ठीक बात है, कब्जे में कर लिया आपने, लेकिन आपको लगता है कि ये संपत्ति टूट जाएगी भाई, है ना। मान लीजिए आपको ये फ्रिज लेकर के, आपको पता है घड़ा सड़ा ये तो खराब हो जाएगा अभी थोड़े टाइम बाद में, या कोई ऐसी चीज है जो हाथों हाथ टूट फूट हो सकती है उसकी, या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है कि आपको इस टाइम पे उसको संभाल नहीं पाओगे। उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में हाथों हाथ अति शीघ्र क्या किया जा सकता है? उसको बेचा भी जा सकता है उस प्रॉपर्टी को। लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी विक्रय से पूर्व संबंधित व्यक्ति को भुगतान व न करने पर बेचने की चेतावनी दी जाएगी। भाई मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया, बिल्डिंग की कुर्की कर ली आपने, आप क्या करोगे? उसको नीलामी करने वाले हो, है ना। नीलामी करने आप चाहते हो कि एक बार हमने कब्जे में ले लिया है,
बंदा टैक्स भर दे तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से प्रोवाइड करवा देंगे। अब बंदे ने क्या किया, टैक्स भरने से मना कर दिया। हमें थोड़ा टाइम बाद पता लगता है कि यार यहाँ पे तो इसकी तो हालात बिल्कुल खराब है, ये तो हो सकता है महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर गिर जाएगी वापस से, अगर जोर की बारिश आई तो। अब हम क्या करें, सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, पैसा भर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस चीज को बेच देंगे। तो नोटिस देकर के क्या कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं। यदि संपत्ति के विक्रय पर अधिक राशि प्राप्त हो जाती है तो ऐसा अधिक्य 1 वर्ष में संबंधित व्यक्ति को लौटाया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति 1 वर्ष में राशि की मांग नहीं करता तो वह नगर पालिका की संपत्ति बन जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल से समझते ऐसा होता क्यों है। होता ऐसे है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक। क्या नाम है, दीपक। अब इस दीपक के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है टोटल मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की। क्या है, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। दीपक के पास क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि कितने की है, 5 करोड़ की है, और इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी पे दीपक हालांकि कुछ काम नहीं करता है, दीपक क्या है, बेरोजगार है, ये टैक्स भरने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। इसके ऊपर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का टैक्स आ गया, 1 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस आ गया कि आपको भरना है। दीपक के पास रुपए नहीं है कि वो क्या कर सके, भर सके। अब इस कंडीशन में जमीन की कुर्की होगी, जमीन को क्या कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया। बिल्डिंग थी उसकी, बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, लेकिन पता लगा कि यार ये तो बिल्डिंग गिरने वाली है। इन्होंने जाकर के जो अपने नगर पालिका है, उन्होंने क्या किया, दीपक को नोटिस भेजा कि दीपक जी आप एक काम करो, आपकी प्रॉपर्टी है उसको हमने कब्जे में ले लिया है, आप 1 करोड़ रुपए भर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। दीपक के पास अभी पैसे नहीं। दीपक बोला भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, अभी क्या करें। अब क्या करती है नगर पालिका, इस प्रॉपर्टी को बेच देती है। यह प्रॉपर्टी बिक गई 5 करोड़ की। कितने बिक गई, 5 करोड़ रुपए की। जैसे ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बिकी, इसका टैक्स तो कितना, 1 करोड़ रुपए है, फिर बाकी 4 करोड़ का क्या करेंगे, तो 4 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, वापस से दीपक जी को लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, क्या कर दिए जाएंगे, लौटा दिए जाएंगे। अगर ये नहीं लौटाए जाते हैं तो दीपक क्या कर सकते हैं, इनसे मांग भी सकता है कि भाई आप मेरे रुपया दो। और अगर 1 साल तक दीपक जी को पता ही नहीं लगता है कि भाई मेरे ऐसा करके ऐसा कोई पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी थी, ये था, तो वो बाद में प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, नगर पालिका की हो जाएगी। समझ आई इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आपको लगता है वो प्रॉपर्टी क्या जल्दी जल्दी खत्म हो सकती है, या उस प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस में ही बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई हाथी ले आए हो किसी बंदे का, है ना, कि आप किसी गए बंदे के पास में गए, उसका कोई हाथी है, हाथी लेकर के आ गए, एक फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं अपन। हाथी को ला रहे हो आप, हाथी को डेली खाना खिला रहे हो, है ना। हाथी को खाना खिलाने में आपकी इतनी कॉस्ट आ रही है, आपको ये तो मरवा दिया ना, तो हाथी हमारा इतना तो डंगा खा जाएगा। या दूसरे नंबर पे हम देखें कि आपको लगे हाथी तो बूढ़ा हो गया और ये मर गया तो हमारे गल में आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या किया जाए, उस हाथी के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन, जो भी उसका उत्तरदायी पर्सन है, उसको बोला जाएगा कि आप क्या करो, फटाफट से आप अपना टैक्स भरो, नहीं तो हम हाथी को बेच देंगे। वो बंदा बोलता है बेच दो, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो हाथी को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अब मान लीजिए 20,000 रुपए का टैक्स था, हाथी बिका 1 लाख रुपए के अंदर, तो 80,000 रुपए वापस से उस पर्सन को दे दी जाएंगे। अगर नहीं दिए जाते हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, मांग कर सकता है। मांग कितने टाइम के अंदर अंदर कर सकता है, 1 साल के अंदर कर सकता है। जैसे ही 1 साल के अंदर किया तो उसको मिल जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर भाई वो जाने उसका जाने काम। समझाइए चीजें, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। क्या है, यदि संपत्ति को संभाल कर रखने, वह संभाल कर रखने का वह अधिक हो, या संपत्ति शीघ्र संभावना है कि संपत्ति नष्ट हो जा सकती है, तो उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी विक्रय से पूर्व संबंधित व्यक्ति को भुगतान करने के लिए चेतावनी देगा कि आपको भुगतान कर दो, नहीं तो हम क्या कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे। यदि संपत्ति के विक्रय पर अत्यधिक अधिक राशि प्राप्त हो जाती है तो ऐसा अधिक है 1 वर्ष से संबंधित 1 वर्ष के अंदर अंदर उस संबंधित व्यक्ति को लौटाया जा सकता है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति 1 वर्ष में राशि की मांग नहीं करता है तो क्या होगा, नगर पालिका की यह प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। समझ गई चीजें, आगे देखते हैं। धारा नंबर 135। धारा नंबर 135 क्या बताती है, नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय संबंधित सीएमओ या तहसीलदार कुर्की करेंगे और इस संबंध में किए गए विक्रय राशि से वसूले जाएंगे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका कोई टैक्स है, टैक्स के लिए आपको कलेक्शन चाहिए, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर वो व्यक्ति उसी नगर पालिका में है तो कोई कोई अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति उस नगर पालिका के अंदर नहीं है, किसी बाहर है, तो दूसरी नगर पालिका के किसी अधिकारी को साइन किया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा, अगर व्यक्ति किसी पंचायत में है, मतलब किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, तो वहां के तहसीलदार को क्या किया जाएगा, ये अपॉइंट किया जाएगा। अब तहसीलदार या फिर जो भी अधिकारी है वो क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को अपने एक्वायर किया और उसको बेच दिया, उसको विक्रय कर दिया। विक्रय करने के बाद आप क्या कर सकते हो, टैक्स ले सकते हो। समझाई चीजें, ये सिंपल धारा 135 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है धारा के अंदर, संबंधित सीएमओ या तहसीलदार कुर्की करेंगे और इस संबंध में किए गए विक्रय राशि से वसूले जाएंगे। क्या किए जाएंगे, विक्रय राशि से वसूले जाएंगे। यहां तक समझ आएगी चीजें।
मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। धारा 135 क्या है? नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय संबंधित है। संबंधित सीएमओ, कोई भी संबंधित सीएमओ या तो उसी नगर पालिका का तो वो सीएम हो जाएगा, किसी बाहर नगर पालिका में तो जो असाइन किया गया वो सीएम हो जाएगा, या किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो कौन हो जाएगा? तहसीलदार हो जाएगा। वो क्या कर सकते हैं? कुर्की कर लेंगे प्रॉपर्टी की, फिर उसके विक्रय से क्या किया जा सकता है? उसके विक्रय से जो राशि हो जाएगी उससे क्या किया जाएगा? वसूले जाएंगे। फिर से समझ आ गया होगा ये। आगे देखते हैं धारा नंबर 136। धारा नंबर 136 क्या बताती है? उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने वाले हों। मान लीजिए एक कंडीशन है कि कोई व्यक्ति है XYZ, है ना? आमतौर पे क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को बताते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे टैक्स प्रणाली चलती है, आप क्या करोगे? 2020 2021 का टैक्स, तो या तक तो आप कमाई करोगे, जो भी आपका टैक्स रखोगे। आप क्या करोगे 2021 के अंदर, मान लीजिए जनवरी के अंदर, या अपन बात करते हैं मार्च के अंदर, मार्च 2021 तक आप क्या करोगे? अपना टैक्स भरोगे, 2020-21 का टैक्स। ठीक है, आपने एक साल तक बढ़िया वहां पे काम किया, कमाई की, जो भी किया, आपने टैक्स वगैरह लिया। अब आपने मतलब कमाई की, उसका टैक्स भरना है। टैक्स कब भरोगे? आप अगले साल भरोगे। ये तो कंडीशन है, यूनिवर्सल कंडीशन चलती रहती है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है ये क्या कर सकता है? हो सकता है देश छोड़ दे, या हो सकता है टैक्स भरे ही ना, भागने के अंदेशे में हो, उस समय पे क्या होगा? नगर पालिका को नुकसान हो जाएगा। तो नगर पालिका क्या करती है? ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को बोलती है हाथों हाथी, क्या जाने से पहले आप क्या करो? हमारा पूरा पूरा टैक्स पूरा भर के जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये देखो, मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, अपने यहाँ से कोई एक जहाज आया, है ना? मालवाहक जहाज आया, ये अपने इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ से इसने क्या कि सवारियां बिठाई, सामान चढ़ाया, सारा कुछ किया, और यहाँ से इसने किराया लिया लगभग मान लीजिए 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की टिकट वगैरह बेच दी इसने, किराया वगैरह ले लिया। अब 50 लाख रुपए इसने कहाँ से ली? कमाई कहाँ से की इसने? इंडिया से। तो इंडिया में टैक्स भी भरना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब क्या होगा? मान लीजिए अपन ने कह दिया ठीक है तुम पूरे एक साल तक के लिए करता रहे। ये बंदा गया, जा रहा, आता रहा, जाता रहा, आता जाता रहा, हर बार 50 लाख रुपए लेता रहा। इसने लगभग कम ज्यादा नहीं तो पूरे साल के अंदर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कमा लिए। 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अब क्या हुआ? जैसे इसकी टैक्स भरने की डेट आई, ये क्या चला गया, और उसके बाद वापस ही कभी नहीं आया। अब बंदा वापस ही नहीं है, तो क्या शर्त है कि ये बंदा वापस आएगा ही आएगा? हो सकता नहीं है। इस कंडीशन के अंदर इसको क्या साल का टाइम देंगे हम? इस कंडीशन में हम इसको साल का टाइम नहीं देंगे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? हम सिंपल सी बात है, इसको यहीं पकड़ के रख लेंगे कि भाई साहब पहले पूरा टैक्स भर, उसके बाद जा, फिर वापस आ, यहाँ पे कमाई कर, फिर टैक्स भर, उसके बाद जा। इस पानी से बाहर नहीं जाना आपको, है ना? ये कंडीशन इसके अंदर बताई गई है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप उसको पहले बिल भेजोगे, कर भेजोगे, ये भेजोगे, फिर वो बंदा अपील करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो बंदा भाग जाएगा। नुकसान किसका है? म्युनिसिपैलिटीज का है। तो इस वजह से क्या किया जाए? धारा 136 क्या बताती है? उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सके जो नगर पालिका छोड़ने वाले हों। यदि किसी व्यक्ति से नगर पालिका को वसूली करनी हो और उस व्यक्ति के नगर पालिका छोड़ने का संदेह हो कि वो हो छोड़ के चला जाए यहाँ से, तो सीएमओ तुरंत भुगतान बिल प्रस्तुत करेगा, और भुगतान न करने पर तुरंत संपत्ति की कुर्की या विक्रय के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए नोटिस देना भी आवश्यक नहीं है। आपको सिंपल सा बोले भाई साहब, आप जाने से पहले आप क्या करोगे? पूरी पूरी प्रॉपर्टी का भर के जाओगे, नहीं तो ऐसे न बेच सकते, न किराए पे दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, और आपको पूरा पूरा टैक्स भरना हो, उसके बाद ही आप जा सकते हो। ये कंडीशन है इसके अंदर। कौन सी धारा है? धारा नंबर 136 के अंदर। आगे देखते हैं अपन। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे धारा नंबर 137 के बारे में। धारा नंबर 137 हमें क्या बताती है कि ये व्यावर्तियां, व्यावर्तियां किसे कहते हैं? बेसिकली बचाव को। किसे कहते हैं? बचाव को। सिंपल भाषा में ये कहा गया है, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की हमें कुर्की करनी है, ठीक है? कुर्की करने के लिए हमने एक नोटिस बनाया कि इस प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को सही से नहीं लिखा, है ना? जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कुर्की का नोटिस बनाया, उस नोटिस के अंदर लिख दिया मैंने, कहा कि एक ये बेडरूम है ना, बेडरूम के अंदर आपका ये सामान है, इसकी हम क्या कर रहे हैं? कुर्की कर रहे हैं। और उसके अंदर मैंने कुर्सी या मान लीजिए टेलीविजन नहीं लिखा ना, टीवी के बारे में नहीं लिखा, फिर भी मैंने क्या किया? इसकी कुर्की कर ली। वो कुर्की किस लिए की गई है? क्योंकि मेरे को पता है अभी तक इसको लिखना चाहिए था, लेकिन लिखी नहीं है। मिस्टेक किससे हुई है? लिपि की त्रुटि हुई है, या किसी चीज का नाम लिखते टाइम कोई गलती हुई है। तो उस समय पे ऐसा नहीं होगा कि भाई ये मानी नहीं जाएगी, ये एक्चुअली मानी जाएगी कि आप कुर्की कर सकते हो इस चीज की। जैसे मैं बताऊं, एग्जाम्पल देते हैं अपन एक चीज का। देखो आप लोगों ने पेपर दिया होगा, अब पेपर के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था ना, ठीक है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब किसी का क्या लिखा गया? बब लिखा गया।
तो आप ये कहोगे ये बब क्या होता है हमारे को तो पता नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इस क्वेश्चन को उठाया जाए। तो क्या किया जाता है, स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा होता है ना कि अगर यहाँ पे किसी की दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे, है ना, इंग्लिश वाला पढ़ोगे। वैसे यहाँ पे क्या चेतावनी दी हुई है, अगर ऐसी कोई गलती आ जाती है तो आप अधिकारी से खुद से पूछो ये क्या लिखा है, अधिकारी खुद बता दे क्या है इसके बारे में, है ना। अगर लिपि की कोई भी त्रुटि होती है तो कुर्की की कार्रवाई कोई भी प्रभावित नहीं होगी। प्लस दूसरी बात, उस अधिकारी को अतिचारी नहीं माना जाएगा कि उस अधिकारी ने धक्के से उसके साथ कोई व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया या कोई गलत आचरण किया है। समझ एक चीजें, तो क्या है ये भी इसका क्या करती है, बचाव करती है एक अधिकारी का, कि अधिकारी भाई अच्छे काम के लिए जा रहा है, नगर पालिका के लिए जा रहा है, और उससे अगर कोई गलती हो जाती है, लिपि या त्रुटि हो जाती है किसी क्लर्क से, तो उसकी वजह से उस अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस वजह से ये हमने धारा नंबर 137 इसके अंदर क्या की है, ऐड की है। आगे देखते हैं धारा के बारे में। धारा नंबर 138, समस्त संदायों के लिए रसीद दिया जाना। आप क्या करोगे, जिससे ही कोई भी उससे किसी भी व्यक्ति से आप कोई जमीन एक्वायर करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, आप उसके लिए प्रॉपर उसको रसीद दोगे भी हमने आपके यहाँ से ये चीजें उठाई है, इनके बदले हम आपको ये चीजें दे रहे हैं। नगर पालिका प्रत्येक वसूली के लिए राशि प्राप्त करने के लिए रसीद जारी करेगी, रसीद उसको पकड़ाई जाएगी। अच्छा, एक आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं अगर अपन बात करें इसके अंदर शायद होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने कुर्की की जाएगी, मान लीजिए ना, क्या की जा रही है, कुर्की की जा रही है प्रॉपर्टी की। अच्छा, कुर्की की जब प्रॉपर्टी की जाएगी उस कंडीशन में होगा क्या क्या, पहले तो ये देखते हैं। आप किस किस चीज की कुर्की कर सकते हो, वो तो चल अचल संपत्ति दोनों अपन देख लिया था, चल वह अचल संपत्ति दोनों को देख लिया था कि उसको किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कुर्की के अंदर नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो जितने भी फैमिली मेंबर है उनके पहनने के वस्त्र या बिस्तर, उनकी आप क्या नहीं कर सकते, कुर्की नहीं कर सकते। भाई पहनने वाले कपड़े हैं, आप उनको कपड़ों को नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे, अगर उनके कोई बर्तन है, खाने पीने के कोई सामान है, बर्तन है, आप उनकी कुर्की नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति हाथ से काम करने वाला, मतलब कोई मिस्त्री है, कोई खाती है ना, कोई भी काम करने वाला जो मजदूर टाइप बंदा है, उसके जो भी औजार है, कारीगर है, तो उसके कौन कौन औजार होंगे। जैसे अगर मान लो कोई नाई का काम करता है, बाल काटने का काम करता है, तो उसको कैंची होगी, उसका थोड़ा शीशा होगा, है ना। कोई अगर मान लो मजदूर है तो उसके पास तरकारी होगी, कस्सी होगी, है ना, हंसिया होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर बात करें कोई प्लम्बर है तो उसके पास प्लास होगा, पेचकस होगा, है ना, रेंच, पाइप रेंच, कुछ ना कुछ होगा। आप उसके जो कारीगरी के औजार हैं, क्या है, कारीगर के औजार जब्त नहीं कर सकते आप। भाई औजार ही जब्त करने के बाद इंसान करेगा क्या, इंसान आगे जाकर कुछ ना कुछ काम तो कर सकेगा। अगर मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति किसान है, तो आप क्या नहीं कर सकते, उससे उसके पशु नहीं छीन सकते। कोई बीज पड़े, आप बीज नहीं उठा सकते उसके। बीज के अलावा आप क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर कुर्की के अंदर अगर पशु आहार पड़ा है तो आप उसको नहीं उठा सकते। इन चीजों की आप क्या नहीं कर सकते, कुर्की वगैरह नहीं कर सकते। अब देखते हैं अपन आगे, इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको आप क्या करोगे, कुर्की कर सकते हो। कुर्क करने के बाद आप क्या करोगे, जितना भी उससे विक्रय होगा उसकी क्या की जाएगी, बाकायदा प्रॉपर रसीद दी जाएगी आपको कि भैया लो जी साहब, हमने आपसे इतने इतने किए थे, ये लो आपकी प्रॉपर्टी हम बेच चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, इससे हमारे को इतना बेनिफिट हुआ है, बात खत्म। क्या है, धारा नंबर 138। समझ यहाँ पे धारा, आगे देखते हैं। धारा नंबर 139, वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। इसका समझते क्या चीज है ये। मुख्य नगरपालिका अधिकारी संपत्ति की कुर्की और विक्रय से अतिरिक्त वसूली किए जाने पर कोर्ट में केस भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी आपने जैसे मान लो एक्वायर कर ली, एक्वायर करने के बाद या कुर्की करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अतिरिक्त वसूली के लिए आप क्या कर सकते हो, केस भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई अपने क्या किया, एक्वायर कर लिया प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी पे 1 करोड़ रुपए का क्या था, टैक्स बकाया था, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए का इसके टैक्स बकाया है, उसके पास प्रॉपर्टी निकली सारी 20 लाख की, ठीक है, 20 लाख की क्या निकली, इस पे प्रॉपर्टी निकली। अब बाकी भी तो चाहिए हमें, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बंदे पे केस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी कुर्क कर लिया उसके बाद आप उसके केस नहीं करोगे, वो तो बंदा फ्री हो गया। फ्री नहीं हुआ, वो क्या करेगा, बाकायदा उसके लिए केस भी किया जा सकता है। वाद में लाने के लिए आप उसको केस भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो धारा नंबर 140। धारा नंबर 140 क्या कहती है, करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व। भूमि और भवन का कर उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जो प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति उस अवधि में प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं था, जिस अवधि का कर बकाया है, तो उससे वसूला नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप समझो एक चीज को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मुकेश, क्या नाम है, मुकेश,
इस मुकेश के पास एक प्रॉपर्टी थी 2018 में से लेकर के 2020 तक। इस प्रॉपर्टी में क्या बकाया था? टैक्स था। ठीक है, क्या बकाया है? टैक्स बकाया है। मुकेश ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी बेच दी किसको? दीपक को। किसको बेच दी? दीपक को। और दीपक को 20 में बेच दी, तो 2021 से लेकर के और 2025 तक अब क्या है? मालिक कौन हो गया इसका? दीपक हो गया। अब अगर मान लो नगर पालिका को पता लगता है, म्यूनसिपालिटी को पता लगता है कि 2018 में इस प्रॉपर्टी का, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये वाली एक्स है, इस प्रॉपर्टी का 2018 का केस सॉरी टैक्स बाकी पड़ा है। अब क्या किया जाएगा? अगर मान लीजिए ये मुकेश के पास जाते हैं, तो मुकेश बोलता है मैं तो प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ, मैं तो अब दूंगा नहीं, मैं अब कैसे दे सकता हूँ। अगर ये इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, इसकी कुर्की करते हैं, तो मतलब दीपक के नुकसान है। क्यों? दीपक बोले भाई मैं तो उस समय मालिक ही नहीं था। अब मालिक कौन था उस समय पे? मुकेश था। तो इस धारा के अंदर ये कहा गया है कि वो व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा जिस समय का टैक्स बकाया है, और उस समय जो जिसका उसके ऊपर उत्तराधिकारी था या जो उसका मालिक था, वही क्या करेगा? इस टैक्स को भरेगा। क्या लिखा हुआ है? भूमि और भवन का कर उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जो प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। क्या है? प्राथमिक रूप से। अब ये प्राथमिक रूप से ये उत्तरदायी है। यदि कोई व्यक्ति उस अवधि में प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं था जिस अवधि का कर बकाया, तो उससे कर वसूली नहीं की जा सकती। आप दीपक को नहीं तंग कर सकते कि इस समय पे इन्होंने प्रॉपर्टी का टैक्स इन्होंने भरा था, आप चक्के इनके खिलाफ वारंट जारी कर दो कि ये लो, जो वारंट जारी कर दिया, हम आपकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे? कुर्की करेंगे, हम तो आपको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ऐसा आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। तो ये खत्म होती है धारा नंबर 140। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें पता लग जाएगी। आज हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था धारा नंबर 127 से, है ना? 128 से। देखिए, धारा नंबर 128 क्या बताती है? सबसे पहले आपके सामने क्या किया जाएगा? एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा। धारा नंबर 128 खत्म होती है। धारा नंबर 129 क्या बताती है कि बिल के अंदर हम क्या क्या जानकारी देंगे? समय अवधि देंगे, संपत्ति का विवरण देंगे, अपील की समय सीमा देंगे, भुगतान न करने पर क्या क्या आपके साथ पंगे हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हम उसी बिल के अंदर पढ़ा के दे देंगे। धारा नंबर 130 क्या कहती है? मांग का नोटिस। अगर आपने आपको जो बिल दिया गया उसके 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ मांग का नोटिस जारी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मांग के नोटिस के बाद क्या होगा? आपके खिलाफ क्या हो सकता है? वारंट जारी हो जाएगा। वारंट कब किस किस कंडीशन में जारी नहीं हो सकता? या तो आप आता हो तो भुगतान कर दो, मांग नोटिस जारी होते सारी, या फिर आप आपका जो भी वैलिड रीजन है वो वैलिड रीजन बता दो अधिकारी को, उसके बाद आपके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर इस ये सब कुछ नहीं होता है, तो आपके खिलाफ क्या होगा? वारंट जारी होगा। वारंट कैसे जारी होगा? वारंट सीएमओ द्वारा कानून की 5वीं अनुसूची में के प्रारूप के अनुसार क्या होगा? वारंट जारी किया जाएगा। वारंट के अंदर अगर 3 सालों तक वारंट जारी नहीं किया, तो क्या होगा? उसके खिलाफ बाद में वारंट जारी भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि फिर कर कैसे भुगताया जाएगा? कर कैसे लिया जाएगा? भू राजस्व के थ्रू दिया जाएगा। यहाँ तक बात पता लगी। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हमें वारंट जारी करना है, तो उस व्यक्ति के नाम से वारंट जारी नहीं होगा, एक अधिकारी को साइन किया जाएगा, अधिकारी को वारंट दिया जाएगा। अधिकारी जाकर क्या करेगा? अगर उस नगर पालिका में है, तो उसी नगर पालिका के किसी अधिकारी को दिया जाएगा। अगर कोई दूसरी नगर पालिका में है, तो उस दूसरी नगर पालिका के सीएमओ को या उससे प्राधिकृत किसी अधिकारी को दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों नगर पालिकाओं में नहीं होगा, किसी गांव में बैठा इस टाइम पे, टैक्स यहाँ पे गया लेकिन अभी किसी गांव में है, तो उस गांव के तहसीलदार को क्या किया जाएगा? ये जिम्मा दिया जाएगा, उसके नाम से क्या किया जाएगा? वारंट जारी किया जाएगा। धारा नंबर 131। अब बात करते हैं धारा नंबर 132। धारा नंबर 132 क्या कहती है? आपने वारंट तो जारी कर दिया, लेकिन वारंट जारी करने के बाद अगर मान लो बंदा ताला वाला लगा करके प्रॉपर्टी में कहीं और चला गया, तब क्या कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो? अभी इसके घर पे प्रवेश कर सकते हो, बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो। लेकिन कैसे कैसे? आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात, आपके पास हायर अथॉरिटी का उनसे परमिशन होनी चाहिए। नंबर 2 बात, आप रात में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको दिन में कार्रवाई करनी होगी। नंबर 3 बात, आपको जैसे अगर कोई घर में महिला है, तो महिला को पहले बताना पड़ेगा 3 घंटे की, उसको क्या देनी पड़ेगी? मोहलत देनी पड़ेगी कि आप 3 घंटे के अंदर क्या कर दो? जगह खाली कर दो, हमें क्या करनी है? यहाँ पे कुर्की की कार्रवाई करनी है। महिला हो जाती है, ठीक है, नहीं जाती हो, 3 घंटे बाद आप बलपूर्वक घर में प्रवेश कर सकते हो। अच्छा, आप सारी जंगम और स्थावर प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो, लेकिन आप कुछ चीजें एक्वायर नहीं कर सकते। कौन कौन सी? जैसे कि आप उनके कपड़े नहीं ले सकते, बिस्तर नहीं ले सकते, या फिर आप उनके खाने पीने के बर्तन नहीं ले सकते, उनके घर में पड़ा हुआ अनाज नहीं ले सकते। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए कोई किसान है, तो आप उसका पशु नहीं ले सकते, पशु चारा नहीं ले सकते, आप उनके घर पे पड़े कोई बीज नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति कारीगर है, तो हाथ से करने जो भी औजार वो चलाता है, उन औजारों को आप एक्वायर नहीं कर सकते। कुर्की के अंदर ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और क्या महिला से संबंधित हो गया? अगर वो नहीं मानते, तो दरवाजे वगैरह तोड़ के जाया जा सकता है। अच्छा, ये चल और अचल संपत्ति के बारे में हो गया।
उसके बाद कुर्क की संपत्ति के मामले में आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। मान लीजिए आपने कोई कुर्क संपत्ति को कुर्क किया, आपको लगता है यार ये तो थोड़ी देर में टूट जाएगी, ये तो हमारे गले में आ जाएगी, फिर हम क्या करें, तो हाथों हाथ उसको बेच दिया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको संभालने में खर्चा ज्यादा है ना, वो भी उनके गले में आ गई, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को भी क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ बेच सकते हैं। और बेचने से पहले वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को बताएंगे कि भाई साहब हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, इतने दिनों के भीतर भीतर आप क्या करो, हमारे को टैक्स जमा करा दो। व्यक्ति अगर जमा कराने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो क्या किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। और प्रॉपर्टी बेची, और अगर जो उसे प्राप्ति हुई है वो अगर उस टैक्स से ज्यादा है, तो 1 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर व्यक्ति दावा नहीं करता है कि मेरा टैक्स कम था बल्कि उनको प्राप्ति ज्यादा है तो मेरे को पैसे दो, ऐसी बात नहीं करता है, 1 साल बाद ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, अब नगर पालिका होगी। जो अधिक व्यय, जो अधिक उनको प्राप्त है, साथ साथ किसके अंदर हो जाएगा, नगर पालिका के अंदर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 135, संबंधित सीएमओ या तहसीलदार कुर्की करेंगे और उससे संबंधित किए गए विक्रय की राशि से वसूले जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपने कुर्की कर ली, आपने प्रॉपर्टी लेकर के आगे, अब उसको क्या करोगे, आप आगे बेच दोगे। अब बेचोगे कैसे, या तो सीएमओ अधिकारी करेगा, सीएमओ करेगा, या उससे कोई अधिकृत अधिकारी करेगा। अधिकृत अधिकारी का जब कोई दूसरी नगर पालिका में हो, अगर किसी दूसरी नगर पालिका में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तहसीलदार कर देगा, अगर किसी गांव में बैठा है तो, है ना। धारा नंबर 135। धारा नंबर 136 क्या कहती है कि यदि किसी नगर पालिका में नगर पालिका वसूली करनी तो उस व्यक्ति को नगर पालिका छोड़ने का संदेह हो तो सीएमओ क्या कर सकता है, तुरंत भुगतान की कार्रवाई जारी कर सकता है। किसी पे शक है कि यह व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा, भागने की फिराक में है, तो क्या किया जाएगा, इसके ऊपर हाथों हाथ कार्रवाई की जा सकती है। आपको नोटिस वोटिस ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। धारा नंबर 137, व्यावर्ती यानी कि बचाव। अगर बाई चांस कोई क्लिनिकल मिस्टेक होती है तो उसको आप ये नहीं मानोगे कि नहीं नहीं अब हमारे पे कार्रवाई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। मेरा नाम जैसे दीपक है ना, ये दीपक है, वहां पे हिंदी में लिखा गया दीपक, ठीक है। अब ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो उससे ये दीपक बोले ना भाई साहब मेरी तो मात्रा ये लगती है, ये तो गलत है, मैं तो मेरी कुर्की होगी नहीं, तो भाई इस कंडीशन में आपको घर कुर्क किया जा सकता है आपका। ये दीपक दीपक नहीं देखा जाएगा, आपका दीपक वहीं बुझा दिया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। धारा नंबर 138 क्या कहती है कि आपको जितनी प्रॉपर्टी आपकी बेची जाएगी उसके लिए प्रॉपर आपको रसीद दी जाएगी, जितनी चीजें कुर्क किया जाएगी उसके लिए प्रॉपर आपको रसीद दी जाएगी। धारा नंबर 139, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संपत्ति की कुर्की और विक्रय के अतिरिक्त वसूली के लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी कर सकती है। आपके ऊपर टैक्स था 1 लाख का, आपके पास प्रॉपर्टी निकली है उनको एक स्प्लेंडर बाइक, है ना, उस स्प्लेंडर को उन्होंने बेच दिया, वो बिकी 35,000 रुपए की। अब इनकी तो दिक्कत होगी ना, इनके पास तो अभी बकाया पड़े हैं 65,000 रुपए, अभी और चाहिए इनको तो 65,000 रुपए। क्या कर सकते हैं, आप पे केस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्टी कुर्क कर लिया उसके बाद बोले नहीं नहीं अब तो इतना ही होगा, इतने इतने ले सकते हैं, आप पे बाद में केस किया जा सकता है। धारा नंबर 140, इसके लिए सिंपल से बताया जाता है कि जो व्यक्ति जिस समय पे अवेलेबल है, जो उसका अधिकारी है, मान कोई बंदा है, जिस बंदे के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, उसको टैक्स भरेगा। ऐसा नहीं कि उसने किसी को आगे बेच दिया आगे वाला टैक्स भरेगा। जिस समय पर जो व्यक्ति उत्तरदायी है टैक्स भरने के लिए, वही व्यक्ति क्या करेगा, उसका टैक्स का निष्पादन करेगा, टैक्स को भरेगा। 7 नंबर चैप्टर धारा नंबर 101 से लेकर के धारा नंबर 140 तक हम पूरी पढ़ चुके हैं। 40 की 40 धाराएं, शुरुआत की शायद 10 धाराएं ऐसी होगी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि टैक्स कैसे लगाया जाता है, टैक्स के अंदर क्या क्या चीज होती है। बाकी चीजें सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन है, पढ़ने वाली चीजें, हल्का हल्का समझ लोगे चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। नेक्स्ट अपन चैप्टर से नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।